हेलो एंड वेलकम टू लर्न विथ हेमास क्लास। माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम करने वाले हैं स्टैंडर्ड 10th का मराठी सब्जेक्ट और उसका लेसन नंबर 6 चूड़ी वाला, जिसे लिखा है जयश्री रुईकर ने। जैसे कि हमेशा से मैं करती आ रही हूँ, ये चैप्टर मैं आपको पूरा एक्सप्लेन करूँगी लाइन बाय लाइन, और साथ ही साथ इसके जो टेक्स्ट बुक के पीछे जो क्वेश्चंस है मैं वो भी सारे आपको कराऊंगी। ठीक है, आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट जो हमेशा से मेरी रहती है, वो ये कि यदि आप मेरे चैनल के सब्सक्राइबर नहीं हैं तो प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, एक बहुत ही हम्बल रिक्वेस्ट है, ज़रूर से सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को और अपने फ्रेंड्स के साथ भी ज़रूर से शेयर कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं चूड़ीवाला। प्रसिद्ध लेखिका त्यांची जय पराजय, वेदनेला फूल आले या कादंबऱ्या, मृगजळ, अंतर्मन हे कथासंग्रह, स्वप्नातील विहीर ही बाल कादंबरी इत्यादि पुस्तकें प्रकाशित आहेत। यानी कि ये जो लेखिका है जयश्री रुईकर ने, उनके कुछ नॉवेल्स है जैसे कि जय पराजय, वेदनेला फूल, ये फेमस है। कुछ शॉर्ट स्टोरी कलेक्शंस है जैसे मृगजळ, अंतर्मन, और दूसरे बच्चों के लिए जो नॉवेल्स है वो स्वप्नातील विहीर, और भी कई सारे पब्लिकेशन है। इनमें से कुछ मेन ये हैं। ये जो प्रेजेंट चैप्टर हम करने वाले हैं, इसमें डॉक्टर शिवाजी राव उर्फ दाजी साहेब पटवर्धन, ये एक पर्सन है जिन्होंने ये तपोवन जो है प्लेस, उसको बसाया है पूरा। ये जो है तपोवन जो है अमरावती के में स्थित है। अमरावती महाराष्ट्र का ये एक सिटी है, वहाँ पे स्थित है। और यहाँ पर जो तपोवन में 2 फेस्टिवल्स, स्पेशली संक्रांत और ज्येष्ठ पूर्णिमा, इन दिनों में ये जो कुष्ठ रोगी लेडीज़ है, कुष्ठ रोग मतलब लेप्रेसी, LEPROSY, लेप्रेसी एक डिजीज़ है जो हमारे बॉडी को वाइट कर देती है। वाइट वाइट पैचेस आ जाते हैं हमारे बॉडी में, और स्पेशली पुराने ज़माने में तो इसे हम छूत की बीमारी भी कहते थे। तो ये कुष्ठ रोगी जो वुमेन्स थी, वुमेन और छोटी बच्चियाँ जो है, वो सब जो है चूड़ियाँ भरवाती थी अपने हाथ में इस चूड़ी वाले से, अब्दुल से, जो बहुत ही संवेदनशील है, बहुत ही इमोशनल है, और उनका नेचर ही है एकदम इमोशनल। तो इस उनके इमोशंस का यहाँ पे डिस्क्रिप्शन किया है, वर्णन किया है। या पाठात समाज ऋण या मूल्याबरोबरच माणुसकीचे दर्शन ही लेखिकेने घडवले आहे। तो इस पाठ में समाज ऋण मतलब समाज के प्रति हमारा क्या काम होता है, और अगर हम कुछ अच्छा काम कर रहे हैं तो एक तरीके से ये हम जो बोल रहे हैं कि कर्ज जो है हमारा उतार रहे हैं। या मूल्य बरोबर, तो कर्ज जो एक है हम पर समाज के प्रति, ये वैल्यू को लेकर इंसानियत का किस तरह से दर्शन दिखलाया गया है अब्दुल मियाँ के रूप में, वो यहाँ पे लेखिका ने बड़े ही मार्मिक ढंग से, बड़े ही सुंदर ढंग से यहाँ पे लिखा है। तो हम आगे बढ़ते हैं चूड़ीवाला की तरफ। एक्चुअल चैप्टर शुरू करने से पहले आपको मैं एक बात बता देती हूँ कि इस चैप्टर के जो मेन कैरेक्टर हैं हमारे, वो है अब्दुल। अब्दुल की वाइफ है शन्नू और उनका बेटा जान। एक और शॉपकीपर है, और फिर जो तपोवन के वुमेन्स हैं, और वहाँ पे जो दाजी साहिब है। ये कुछ कैरेक्टर्स हैं, हम इनके बारे में यहाँ पे पूरी एक स्टोरी जो है इन्हीं के बीच में बुनी गई है। तो अनवर कहता है अपने पापा को, अब्दुल को, अब्बा जान आज मत जाओ ना तपोवन को, मतलब आज तपोवन मत जाइए आप अब्बा जान, यानी फादर के लिए अब्बा जान कहा गया है। क्यों बेटे, वो पूछते हैं अपने बेटे से क्यों। तो शन्नू जो है उनकी वाइफ, वो कहती है जाने दे अनवर, काही बोलून फायदा आहे का, मतलब जाने दो तुम्हारे पिताजी को, कुछ बोल के फायदा है क्या उनको। आजचा दिवस म्हणजे तर त्यांच्यासाठी पर्वणीच, क्योंकि आज का दिन तो जैसे मानो उनके लिए एक बहुत ही खास दिन है, और इतना इम्पॉर्टंट दिन है कि वो उन्हें मिस ही नहीं कर सकते आज के दिन को। एवढं काय आहे त्या तपोवनात कोण जाने, और ऊपर से ये भी कहती है कि इतना क्या है उस तपोवन में जो आज के दिन वहाँ जाए बिना वो रह नहीं सकते, कौन जाने इतना क्या है तपोवन में उनके लिए रखा है। अब्दुलची बायको शन्नू नाराजीच्या सुरात आपल्या मुलाची समजूत काढत म्हणाली। तो ये अब्दुल की जो वाइफ है शन्नू, ये एकदम नाराजगी भरे स्वर में अपने बच्चे को समझाते हुए, मतलब अनवर को समझाते हुए उसने ये सब कहा, मी लवकर येईन बेटा। फिर अब्दुल कहता है कि अरे बेटा मैं जल्दी आ जाऊंगा। आपल्या वडिलांचे हे बोलणे ऐकून अनवर खेळायला निघून गेला। तो अपने पापा की ये बात सुनकर अनवर जो है वो खेलने के लिए निकल गया। आज संक्रांत, त्यात मंगळवार, कितीतरी बायका बांगड्या भरायला आणि देवीच्या दर्शनाला येतील आणि आपलं दुकान बंद। तो शन्नू कहती है कि आज तो संक्रांत है। संक्रांत मतलब 14 जनवरी जो हम बोलते हैं, उत्तरायण जब शुरू होता है, तो आज तो संक्रांत है और ऊपर से मंगलवार भी है। कितनी लेडीज़ जो है चूड़ियाँ भरवाने के लिए या चूड़ियाँ पहनने के लिए आएगी मार्केट में, और देवी के दर्शन करने के लिए भी आएगी।
और ऐसे समय पे जब बहुत ज़्यादा भीड़ रहेगी हमारे धंधे की दुकान आप बंद कर दोगे। रघु भैयाचा धंदा तेजीत चालणार आज तो जो दूसरा इंसान है रघु भैया, उसका भी चूड़ी का बिझनेस है, उसका धंदा तो आज बहुत तेजी से चलेगा और कल उनके घर पे ज़रूर कोई ना कोई नई चीज़ आएगी आणि उद्या उद्या यानी कल आने वाला टुमारो लगेच नवीन वस्तू येईल। मतलब आज उनका धंधा इतना अच्छा चलेगा, बिजनेस इतना चलेगा कि कल उतने प्रॉफिट से वो कोई नया चीज़ लेकर आ जाएंगे अपने घर में, रघु भैयाच्या घरात। आणि तुम्ही जाऊन बसा त्या तपोवनात। और वो कहती है और तुम जाके बैठो उस तपोवन में। मतलब वो ताने मार रही है अपने पति को, शन्नू जो है अब्दुल को ताने मार रही है कि वो जो रघु भैया जो है वो तो कमाएंगे अच्छा खासा, क्योंकि वो अपनी दुकान खोल के बैठेंगे, क्योंकि आज संक्रांत भी है, मंगलवार भी है, बहुत सारी लेडीज आएगी, और तुम जो है वहाँ तपोवन में जाके बैठ जाओगे, पता नहीं क्या रखा है। तो इस तरह से शन्नू जो है अब्दुल को बोल रही है चिड़चिड़े स्वर में या फिर नाराजगी भरे स्वर में। शन्नू चुप बैठ अभी। अब अब्दुल कहता है कि शन्नू अब तुम चुप बैठ जाओ, मतलब मत बोलो ज़्यादा। एका हातात बांगड्यांची पेटी आणि एका हातात पिशवी घेऊन अब्दुलने पायात चपला सरकवल्या। मतलब एक हाथ में तो ये पेटी पकड़ ली चूड़ी की और एक हाथ में एक थैली ले ली। ये सब लेकर उन्होंने अपने पैरों में चप्पल पहनी, सरकवल्या, पैरों में चप्पल डाल दी। हे बघा, रस्त्यानं कोणी भेटलं तर सांगू नका तपोवनात जातो म्हणून, धंद्यावर परिणाम होतो त्याचं, समझलं। अब शन्नू जो है उनके अब्दुल के जाते जाते भी पीछे से कह रही है कि देखो अगर रास्ते में कोई मिल जाए और पूछ ले कहाँ जा रहे हो तो ऐसे मत बोलना कि तपोवन को जा रहा हूँ, नहीं तो पूरा धंदा चौपट हो जाएगा। अब्दुलने एक बार तिच्याकडे बघितले। अब्दुलने एक बार शन्नू की तरफ देखा। तिच्या डोळ्यातला क्रोध त्याच्या परिचयाचा होता और उसकी आंखों में जो गुस्सा था वो अब्दुल भली भांति पहचानता था। पण तिच्याकडे बघून आज त्याला तिचा राग आला नहीं, लेकिन अपनी वाइफ को देखकर आज उसको अपनी वाइफ पर गुस्सा नहीं आया, तर की वाली यानी कि दया आई उसके बदले। मतलब गुस्सा नहीं आया, गुस्से की जगह पे उसको अपनी वाइफ पर दया आई। अब्दुल बस स्टॉप पर आला। अब्दुल बस स्टॉप पर पहुंच गया। अनेक ठिकाणी उसवलेल्या स्वेटरमधून ठंडी चांगलीच जाणवत होती। अब उसने जो स्वेटर पहना था, ये ठंडी के सीजन चल रहे थे अभी, तो उसने जो स्वेटर पहन रखा था उसमें बहुत सारी जगहों पे होल्स हो गए थे। उसवलेल्या मतलब बहुत सारी जगह से वो फट गया था। तो वैसे स्वेटर में से वो स्वेटर तो पहन लिया उसने, लेकिन वो जगह जगह पे होल तो हो रखे थे, वो होल से ठंडी अंदर जा रही थी शरीर पे, तो अच्छी खासी ठंडी लग रही थी। बस आली। अब बस भी आ गई। बांगड्यांची पेटी आणि पिशवी सांभाळत अब्दुल बस मध्ये चढ़ला। मतलब अपनी चूड़ियों की पेटी संभालते हुए और थैली संभालते हुए अब्दुल जो है बस में चढ़ गया। अगदी खिडकीजवळ बसला और एकदम खिड़की के पास जाके बैठ गया। पेटी अलगद उचलून त्याने आपल्या मांडीवर ठेवली। पेटी अलगद उचलून यानी ध्यान से संभालते हुए उठा के उसने अपने गोदी पे रख दिया। मांडीवर ठेवली यानी अपने पैरों पे, अपने गोद में रख लिया। गर्दीत कुणाचा धक्का लागला तर क्यों रखा उसने अपने गोद में, ये सोचकर कि अगर गर्दी में किसी का धक्का लग गया तो चूड़ियां टूट जाएगी ना उसकी। लाल, हिरव्या, निळ्या, रंगीबेरंगी बांगड्याकडे मोठ्या कौतुकाने त्याने बघितले। तो उसने अपने लाल, हरे, नीले जो कलरफुल जो बैंगल्स थे उसके हाथ में, उनको बड़े ही कौतुक से यानी कि खुशी से एडमायर करते हुए देखा कि आहा कितने ब्यूटीफुल लग रहे हैं। बस सुरू होताच थंडगार वाऱ्याचा झोत अधिकच त्रासदायक वाटू लागला। तो लेकिन जब बस शुरू हुई तो ठंडी का जोर और ज़्यादा लगने लग गया, उसको एकदम तकलीफ देने लग गया कि बहुत ज़्यादा ठंडी आ रही थी। अब्दुल ने मफलर कानाला घट्ट लपेटून घेतला। तो अब्दुल ने क्या किया, बहुत ठंडी लग रही थी ना बस चालू होने पर, तो उन्होंने मफलर जो है अपने कान पे बांध लिया, लपेट लिया। जिलाधिकारी कचेरी जवळ पाउंड बस रिकामी झाली। अब वहां पर जो जिलाधिकारी कचेरी है यानी कोर्ट, जिला लेवल का जो कोर्ट होता है ऑफिसर का, वहां पर जो है 3/4 बस जो है खाली हो गई। पाउंड मतलब 3/4 यानी 3/4 उतना बस खाली हो गया। तपोवनाकडे कोण जातोय कशाला, जेमतेम 5-6 उतारू राहिले बसमध्ये। अब तपोवन के लिए कौन जाता है और क्यों जाता है, मुश्किल से गिनती के 5-6 पैसेंजर बस में बैठे थे तपोवन के लिए। तपोवनाच्या त्या गोलाकार कमानीकडे अब्दुलचे लक्ष गेले। अब वो तपोवन की तरफ जब बस पहुंच रही थी तो तपोवन के एंट्रेंस पे ना एक ऐसा बोझ ऐसा बनाया हुआ था, तो कमानी उसको कहते हैं, बोझ ऐसा बनाया हुआ रहता है ना, कमानी उसको कहते हैं। तो वो उसके तरफ उसका ध्यान गया अब्दुल का। गेल्या 6 महिन्यात केवढी फुलली आहे तिच्यावरची वेल। अब वो पिछले 6 महीने में इसके ऊपर जो बेल ग्रो हो रही थी वो कितनी फूल गई है, वो सोच रहा है कि कितनी बढ़ गई है तिच्यावरती वेल। मागे आलो तेव्हा जेमतेम हाथभर होती, और जब पिछली बार मैं आया था 6 महीने पहले आया था तब करीब करीब हाथ भरी थी, एक हाथ जितनी थी।
अब्दुल गेटजवळ आला आणि लहान लहान मुलींनी एकदम गलका करायला शुरुआत केली। और जैसे ही अब्दुल गेट पर पहुंचा तपोवन के, वहां पर छोटे छोटे बच्चियां जो है वो वहां पर उसके चारों तरफ जमा हो गई और वो आवाज करने लगी, गलका करू लागली। गलका करू लगली मतलब बहुत ज्यादा शोर जब एक साथ में आता है तो किसी एक की बात समझ नहीं आती, वो चीज उसे कहते हैं गलका। तो लड़कियां जो है वो कहने लगी, चुडीवाला आला, चुडीवाला आला। आंब्याच्या झाडाखाली असलेल्या चौथऱ्यावर अब्दुल बसला। आम का झाड़ के नीचे जो एक सिटिंग अरेंजमेंट टाइप बनाया रहता है, रेस्ड प्लेटफॉर्म है ना, झाड़ के आजू बाजू में जो बनाया रहता है बैठने के लिए, तो अब्दुल वहां बैठ गया आम के झाड़ के नीचे उस चौथरे पर। चौथरा मतलब वो जो सीमेंट का जो बनाया जाता है राउंड सा झाड़ के आजू बाजू में बैठने के लिए, रेस्ड प्लेटफॉर्म, वहां बैठ गया वो आणि क्षणातच सारा कामधंदा सोडून स्त्रियांची गर्दी अब्दुलच्या आजूबाजूला जमली। और कुछ ही देर में सारे काम धंधे छोड़कर वहां की जितनी भी लेडीज थी, लड़कियां थी, सब के सब अब्दुल के आजूबाजू में जम गई। त्या लाल रंगाच्या मला, त्या हिरव्या मला, चुडीवाला माझ्यासाठी आरसा आणला, मागच्या वेळी मी सांगितलं होतं ना। अब वो लेडीज जो है बोल रही अब्दुल को, अरे वो लाल रंग की मुझे पहनाओ, दूसरी कह रही है अरे वो हीरे रंग की ग्रीन कलर की मुझे पहनाओ। दूसरा कोई कहता है कि मेरे लिए कांच लाए क्या, आरसा यानी कांच, मेरे लिए कांच लाए क्या, मागच्या वेळी मी सांगितलं होतं ना, पिछली बार जब तुम आए थे तब मैंने कहा था ना। अब्दुलच्या आजूबाजूला गर्दीच गर्दी झाली आणि गोंधळ सुरू झाला। अब अब्दुल के आजू बाजू में एकदम गर्दी बढ़ गई और गोंधळ हो गया। गोंधळ यानी कन्फ्यूजन, धक्का मुक्की भी होने लग गई थोड़ी बहुत। प्रत्येकीला प्रथम बांगड्या भरायच्या होता, क्योंकि हर किसी को सबसे पहले अपने हाथ में चूड़ी भरवानी थी। अब्दुल एक एकीच्या हातात बांगड्या भरू लागला, तो अब्दुल जो है एक एक के हाथ में चूड़ियां भरने लग गया था। त्यांना हव्या तशा और जैसी चूड़ियां उनको चाहिए थी वैसी चूड़ियां वो उनके हाथों में भर रहा था। त्यांच्या मनपसंत त्यांच्या बांगड्या भरणं म्हणजे एक दिव्यच दिव्यच मतलब एक ग्रेट टास्क, मतलब कि एक बहुत बड़ा काम था इतने लोगों के हाथ में चूड़ियां भरना। लेकिन अब्दुल को वो कला भली भांति आती थी, मतलब अब्दुल तो माहिर था इस काम में, चूड़ियां, क्योंकि चूड़ी वाला था, वो चूड़ियां पहनाना तो उसका काम ही था। बांगड्या भरल्यानंतर नंतरच्या त्यांच्या चेहऱ्यावरचा आनंद अब्दुल्ला लाख मोलाचा वाटे। और जब वो सभी को चूड़ियां पहना देता था तो उनके चेहरे पर जो खुशी आती थी चूड़ियां पहनने पर, वो तो अब्दुल के लिए जैसे मानो एक लाख, जो बोलते हैं ना लाख मोला मिलियन, उतना वो उसके लिए वैल्यूएबल था उन लेडीज लोगों के चेहरे पर जो खुशी आती थी चूड़ी पहनने के बाद में। 2-3 तास बांगड्या भरण्याचा कार्यक्रम सुरू होता। तो ये चूड़ियां पहनाने का कार्यक्रम करीब करीब 2-3 घंटा चला। साऱ्या तपोवनातील तो एक आनंदाचा आणि चैतन्याचा दिवस। अब पूरे तपोवन के लिए ये जो दिन था जब चूड़ी वाला आया था, यानी संक्रांत का दिन, ये एक खुशी का दिन और एकदम लाइवलीनेस का दिन बोलते हैं, चैतन्यमय, एकदम हैप्पीनेस से भरा हुआ, एकदम लाइवली। आज आवाज, गडबड, गोंधळ, चेहऱ्यावरचा आनंद आणि हे सारे वातावरण निर्माण करणारा चुडीवाला अब्दुल म्हणजे तपोवनातील स्त्रियांना, मुलींना अगदी देवदूतासारखा वाटे। अब ये जो जितने भी लेडीज लोग आवाज कर रहे हैं, गड़बड़ गोंधड़ कर रहे हैं, कंफ्यूजन हो रहा है, धक्कम दुक्की हो रही है, लेकिन फिर भी इन सभी के चेहरों पर जो आनंद है और ये सारा जो वातावरण, खुशी का वातावरण जो निर्माण हुआ है, वो इस अब्दुल चुडीवाले की वजह से हुआ है तपोवन के लेडीज में। मुलींना अगदी देवदूतासारखा वाटे, मतलब इन सभी लेडीज को और गर्ल्स को अब्दुल तो एकदम है ना एंजल, गॉड्स मैसेंजर के रूप में ऐसा लगता है। वर्षातून 2दा संक्रांतीला आणि ज्येष्ठ पौर्णिमेला तपोवनातील स्त्रिया चूड़ीवाल्याची आतुरतेने वाट पाहत। साल में 2 बार, कौन से दिन, एक तो संक्रांत है और दूसरा है ज्येष्ठ पूर्णिमा। तो ये साल में 2 दिन जो है तपोवन की लेडीज जो है, बच्चियां और लेडीज जो है, इस चूड़ी वाले के एकदम ईगरली वेट करते रहते हैं। आणि अब्दुल्ला ही ते आनंद बघून विलक्षण समाधान लावे और अब्दुल को भी उनके चेहरे की ये खुशी देखकर एक बहुत ज्यादा सॅटिस्फॅक्शन मिळता है। असेच काही दिवस गेले। एक दिवस रघु भैया आला, त्याच्या हाती पोस्टमॅनने दिलेले पत्र होते। ऐसे ही कुछ दिन बीत गए, यानी कि संक्रांत आती है, फिर वो जाता था तपोवन अब्दुल, फिर ज्येष्ठ पूर्णिमा आती थी 6 महीने बाद, फिर वो तपोवन जाता था। तो ऐसे कई दिनों तक चलता रहा। लेकिन फिर एक दिन जो है रघु भैया जो है पोस्टमैन के थ्रू एक चिट्ठी उसको मिली थी, तो वो अब्दुल के लिए लेकर आया था, क्योंकि अब्दुल के नाम पर वो चिट्ठी थी। अब्दुल मियाँ, तपोवन से चिट्ठी आई है आपको। अब रघु भैया कहता है कि अब्दुल मियाँ, आपके लिए तपोवन से चिट्ठी आई है, दिखाओ दिखाओ। तो अब्दुल कहता है दिखाओ दिखाओ। अरे पण चिट्ठी मराठीतून आहे। फिर अब्दुल कहता है कि अरे चिट्ठी तो मराठी में है, मुझे तो मराठी नहीं आती है, मग वाचून दाखव ना तूच। रघु भैया को कहता है कि तुम ही मुझे पढ़ के बता दो। रघु भैया ने चिट्ठी मोठ्याने वाचली। रघु भैया ने जोर से चिट्ठी पढ़ी।
चिठ्ठीतला मजकूर ऐकून अब्दुल आणि शन्नू यांना खूप आनंद झाला. चिट्ठी में जो लिखा हुआ था टेक्स्ट वो सुनकर शन्नू और अब्दुल दोनों की बहुत खुशी हुई. तपोवनात होणाऱ्या संमेलनाच्या प्रसंगी अब्दुलचा खास सत्कार होणार होता, क्योंकि तपोवन में जो सम्मेलन होने वाला था यानी कि गेट टुगेदर होने वाला था, उसमें अब्दुल का खास सत्कार होने वाला था, यानी कि उसका वेलकम ऑनर होने वाला था. आणि त्यासाठी पत्र पाठवून दाजी साहेबांनी त्याला निमंत्रण दिले होते और उसलिए लेटर भेज के दाजी साहेब ने उसको इन्विटेशन भेजा था. 2 दिवसांनीच सत्कार समारंभ होता और अगले 2 दिन में ही ये समारंभ होने वाला था. कधीही लाभणार नाही असे सत्काराचे भाग्य त्याच्या वाट्याला आले होते. अब्दुल के नसीब में तो एक ऐसा सम्मान का बात आई है जो कभी भी लाइफ में उसके हिसाब से तो उसको मिल ही नहीं सकता था, और ऐसा वो सम्मान जो है उसके लिए उसे मिलने वाला है. पत्र आल्यापासून तो त्याच आनंदात होता और जब से लेटर आया है तब से वो इसी खुशी में था कि उसे सम्मान मिल रहा है जो लाइफ में कभी उसने सोचा नहीं था ऐसा. पुन्हा पुन्हा तो स्वतःला विचारत होता और बार बार वो खुद से ही बात कर रहा था. पूछे जा रहा था अब्दुल जो है, सत्कार करण्या एवढे मी काय केले आहे तपोवनासाठी. मतलब सत्कार करे ऐसा मैंने क्या काम किया है कि वो लोग मेरा सत्कार करे, है ना. तपोवन में वो जाता था साल में 2 बार, तो उसमें उसने ऐसा बड़ा क्या काम कर दिया जिससे उसका सम्मान किया जा रहा हो. अब्दुल तपोवनात आला तेव्हा कार्यक्रम सुरू झाला होता. तो अब्दुल तो गया तपोवन में तो, लेकिन जब तक वो पहुंचा तब तक कार्यक्रम शुरू हो गया था. स्टेजच्या समोर बाजूला मांडलेल्या खुर्च्यावर काही निमंत्रित पाहुणे मंडळी बसली होती. एकदम स्टेज के सामने, स्टेज के सामने बाजू के तरफ यानी कि साइड के तरफ कुछ चेयर्स रखी हुई थी, जिसमें कुछ जो गेस्ट जिनको बुलाया गया था, इन्विटेशन दिया गया था, वो वहां पर बैठी हुई थी. अब्दुल्ला त्यांच्या बरोबर बसायला संकोच वाटला, लेकिन अब्दुल ठहरा छोटा आदमी, उसको ऐसे लगता है कि मैं इतने बड़े बड़े लोगों के साथ में कैसे बैठूं, तो उसे संकोच हो रहा था, हेजिटेट कर रहा था वो. तो तसाच उभा राहिला, तो वो वैसे ही खड़ा था. तेवढ्यात खुद्द दाजी साहेबांनीच त्याला बोलावून जवळच्या खुर्चीवर बसायला लावले. तब खुद दाजी साहेब ने उसको बुलाकर अपने पास की खुर्ची में उसे बिठाया अब्दुल को. सत्कार समारंभाच्या कार्यक्रमाला सुरुवात झाली. अब सत्कार का जो कार्यक्रम था उसकी शुरुआत हो गई. सुरुवातीचे अध्यक्षांचे स्वागत वगैरे औपचारिकता झाल्यावर दाजी साहेबांनी बोलायला सुरुवात केली. अब जैसे भी कोई भी फंक्शन होता है तो हमें एक औपचारिक होता है ना, फॉर्मेलिटी होती है कि हमको वेलकम करना है सबका, उनको पुष्पगुच्छ देके, नारियल, शॉल कुछ भी देकर. तो वैसे ही वो बोल रहे हैं कि सबका जो सम्मान हुआ उसके बाद में दाजी साहेब ने बोलने को शुरू किया. मतलब फॉर्मेलिटी के रूप में सबका सम्मान कर दिया, फिर दाजी साहेब बोले. अब्दुल बघतच राहिला और अब्दुल तो जिस स्टाइल से दाजी साहेब बोल रहे थे ना, अब्दुल तो एकदम देखते ही रह गया. 84 वर्षाच्या वृद्धाचा ताटपणा. अब वो देखो यहाँ पे डिस्क्राइब कर रहे हैं कि ये दाजी साहेब कैसे थे. 84 यानी 84 ईयर्स कि ये जो वृद्धाचा ताटपणा यानी एकदम स्ट्रेट इरेक्ट खड़े थे, ऐसे झुके हुए नहीं थे. 84 की ईयर्स के होने के बावजूद ही वॉज क्वाइट इरेक्ट स्टैंड. उंच सडसडीत देहयष्टी यानी कि फिजिक, एकदम उंच टॉल, सडसडीत, दुबले पतले, एकदम जो बोलते ना एक्टिव फिजिक था उनका. तेजह पुंज चेहरा, और एकदम चेहरे पर ग्लो था उनके. गौर वर्ण यानी गोरे थे, फेयर स्किन. पांढरे स्वच्छ धोतर, और जो कपड़े उन्होंने पहने थे वो कैसे पहने थे, एकदम व्हाइट धोती थी उनकी. त्यावर बंद गळ्याचा कोट यानी कोट पहन रखा था ऊपर जो बंद गले का था, आणि डोक्याला केशरी फेटा, और सर पे उन्होंने केशरी फेटा पहन रखा था यानी कि पगड़ी जो बोलते हैं ना वो. या वयातही आवाजातला खणखणीतपणा आणि बोलण्यातली ऐट यामुळे अब्दुल भारावून बघत राहिला. दाजी साहेब बोलत होते. अब ये एज में आकर भी उनके जो आवाज में जो क्लैरिटी थी, खणखणीतपणा यानी कि जो क्लैरिटी उनकी आवाज में, और जो क्लियरनेस थी उनकी आवाज में, और वो ग्रेस, एट यानी ग्रेस, जो ग्रेस था उनके बात में, जो बात कर रहे थे, जो ग्रेस था उनके बातों में, इन सब को देखकर अब्दुल जो है जैसे उनको देखता ही रह गया, भारावून बघत राहिला. मतलब ही वॉज सो मच इम्प्रेस्ड कि इतना एज का होने के बावजूद जो फिजिक उसने अपना मेंटेन किया है और जो बोल रहा है, जो कपड़े पहने हैं, एकदम वो टच हो गया था उनकी बातों से. उनको देखकर बहुत इम्प्रेस हो गया था. तो दाजी साहेब क्या बोल रहे थे, रामाना सेतु बंधन केलं, कि राम ने सेतु बंधन किया, मतलब ब्रिज बनाया है ना, यहाँ से श्रीलंका तक का जो ब्रिज बनाया. पण त्यासाठी अनेकांचा हातभार लागला. लेकिन जो ब्रिज बनाया तो श्री राम ने खुद थोड़ी बनाया, उन्होंने तो बहुत सारे लोगों ने हेल्प किया उनको बनाने में.
अगदी लहानशी खार पण तिनं सुद्धा आपल्या शक्तीप्रमाणे सेतू बंधनाला मदत केली। छोटी से छोटी जो स्क्विरल थी उसने भी अपने ताकत के हिसाब से, हिम्मत के हिसाब से इस सेतू बंधन में सब उनकी मदत की थी। तशीच मदत या तपोवनासाठी देणाऱ्या काही व्यक्ती आम्हाला सुदैवाने लाभल्या आहेत और बिल्कुल वैसी ही मदद इस तपोवन को देने के लिए कुछ इंसान हमें हमारे भाग्य से, सुदैवाने कि यानी हमारे अच्छे कर्मों से, हमारे नसीब से हमें मिले हैं। कुछ ऐसे इंसान जिन्होंने यहाँ के लोगों की सेवा की है, यहाँ के लोगों का विचार करके यहाँ पर उनसे मिलने आते थे। संक्रांतीला आणि ज्येष्ठ पौर्णिमेला बांगड्या भरण्याचा प्रस्ताव जेव्हा समोर आला होता तेव्हा अनेक बांगडीवाल्यांना भेटून इथं येण्याबद्दल विनंती केली, पण कुणीही माझ्या विनंतीचा स्वीकार केला नहीं। तो जब ये बात आई कि संक्रांति और ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन यहाँ के जो लेडीज है उन लोगों को चूड़ियां पहनाई जाए, जब ये बात सामने आई या ये बात जब डिसीजन ले रहे थे तो मैंने कई सारे चूड़ी वालों से पूछा था कि क्या आप इन 2 दिन यहाँ पे आके हमारे लेडीज को चूड़ियां पहनाओगे, राइट। तो सभी लोगों ने मना कर दिया था, लेकिन अब्दुल मियाँ जो थे वो खुद होकर, वॉलंटरीली खुद होकर यहाँ पर आए। येथील भगिनींच्या जीवनात आनंदाचा वर्षाव करतात और यहाँ पे वो आते थे और यहाँ की जो भगिनी थी, भगिनी यानी कि जो वुमेन्स बहनें थी हमारी, उन सभी के ऊपर खुशियों की बारिश की है। वर्षातले 2 दिवस तपोवनात अतिशय आनंदाचे आणि उत्साहाचे असतात और ये साल के 2 दिन, कौन से 2 दिन, एक तो संक्रांत और एक तो ज्येष्ठ पूर्णिमा। तो ये साल के 2 दिन यहाँ पर तपोवन में जो है बहुत ही खुशी का, आनंद का और खुशी का उत्सव हो जाता है। कुठल्याही मोबदल्याची अपेक्षा न करता, मतलब रिटर्न रिवॉर्ड कुछ भी वो लोग एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे। यानी अब्दुल को वो यहाँ पे आके चूड़ियां पहना रहा है बट उसके बदले में उसे कुछ मिलेगा, पैसे या कोई चीज, वो एक्सपेक्ट नहीं करता है ना। कुठल्याही मोबदल्याची अपेक्षा, मतलब इन रिटर्न कुछ भी मिलने की अपेक्षा वो नहीं करते थे। करता अब्दुल मियाँ न बोलावता दरवर्षी येतात, यानी हर बार उनको बोलना नहीं पड़ता था कि कल संक्रांत है तुमको आना है या कल ज्येष्ठ पूर्णिमा है तुमको आना है। वो अपने आप साल में 2 बार आ जाते थे, उनको कभी हमें बोलना नहीं पड़ा। कुठल्याही मोबदल्याची अपेक्षा न करता अब्दुल मियाँ न बोलवता दरवर्षी येतात। तपोवनातील स्त्रिया, मुळीबाळी त्याच्या येण्याकडे डोळे लावून बसलेल्या असतात। तो यहाँ के जो भी लेडीज है, वुमेन फॉक, जो भी लड़कियां हैं, लेडीज हैं, वो सब जो है हर साल इन 2 दिन पर अब्दुल मियाँ का इंतजार करती रहती है। तपोवनातील स्त्रिया, मुलीबाळी त्यांच्या येण्याकडे डोळे लावून बसलेल्या असतात, यानी आंख बिछाए रखती है उनके राह में कि अब वो आएंगे, अब हमें चूड़ियां पहनाएंगे। अब्दुल मियांचे है समाज कार्य, तो ये जो उनका सोशल वर्क है समाज के प्रति, ही मानव सेवा, ये जो सर्विस दिया है उन्होंने ह्यूमैनिटी को, खरोखर फार फार मोठी आहे। ये सच में बहुत बहुत बड़ी है, अनमोल आहे। अनमोल आहे मतलब जिसकी हम कोई व्हॅल्यू नहीं लगा सकते, आणि म्हणूनच आज त्यांचा सत्कार करण्याचा ठरवला है और इसी वजह से आज हमने उनका सत्कार करने का सोचा है। तेव्हा हा सत्काराचा स्वीकार अब्दुल मियांनी इथं येऊन करावा और इसीलिए ये सत्कार जो है अब्दुल मियाँ यहाँ आकर एक्सेप्ट करे। अब्दुल स्टेजवर चढला। अब्दुल जो है स्टेज पर आ गया। दाजी साहेबांनी फुलांचा गुच्छ आणि तपोवनातील लोकांनी तयार केलेली सुंदर फुलदाणी त्याला दिली। तो दाजी साहेब ने उन्हें क्या क्या दिया, एक तो फूलों का गुच्छा दिया और तपोवन के लोगों ने जो उनके लिए तैयार किया था एक वाज, फ्लावर वाज, वो दिया। टाळ्यांचा कडकडाट झाला, तालियां जोर से बजी हैं अब्दुल मियाँ के लिए। अब्दुल अतिशय भारावून गेला, एकदम टच्ड हो गया, मतलब बहुत ही ज्यादा इमोशनल हो गया अब्दुल। त्याने चटकन दाजी साहेबांच्या पायांना स्पर्श केले। तो अब्दुल मियाँ ने तुरंत दाजी साहेब का पैर छुआ। बराच उशीर झाला होता और काफी देर हो चुकी थी। अमरावतीहून आलेली निमंत्रित मंडळी मोटरीतून जाणार होती। तो अमरावती से जो आई थी निमंत्रित यानी कि इन्वाइटीज, जो भी लोग आए थे वो मोटरगाड़ी से जाने वाले थे। तो दाजी साहेबांनी अब्दुल्ला त्यात बसवले। दाजी साहेब ने अब्दुल को उस मोटरगाड़ी में बिठा दिया। मोटार धावत होती, यानी जो गाड़ी थी वो भाग रही थी। अब्दुल विचार करत होता, आज शन्नूला आणवायला हवे होते। गाड़ी तो भाग रही थी तेजी से, लेकिन अब्दुल जो है वो सोच रहा था कि आज मुझे शन्नू को यहाँ लाना चाहिए था। बहुत खुश होती थी वो। तिचा गुस्सा तरी कमी झाला असता, इतना उसका गुस्सा जो था मेरे ऊपर वो तो भी थोड़ा कम हो जाता था। आकाशात अष्टमीचा चंद्र हसत होता। तो उस दिन अष्टमी थी, यहाँ पे बता रहे हैं, और आकाश में जो है अष्टमी का चंद्र जो है हंस रहा था। आकाश जो है मेघ रहित निळ्या निळताईने नटले होते।
मेघ रहित यानी कि बिल्कुल क्लाउडलेस था, बिल्कुल भी क्लाउड्स नहीं थे। नीलिया निर्दयी ने, जैसे मानो किसी ने ब्लू पेंट कर दिया हो, ऐसे सजा हुआ था आसमान। वातावरण अंतर्बाह्य प्रसन्न वाटत होते, जो वातावरण था वो अंदर और बाहर जैसे मानो दोनों तरफ से एकदम प्रसन्न हो गया था, एकदम खुश हो गया था, खुशनुमा हो गया था पूरा वातावरण। अंबादेवीच्या चौकात मोटार थांबली, तो अंबादेवी का जो चौक था वहां पर ये आके मोटार रुक गई। कहाँ रुक गई? अंबादेवीच्या चौकात। अब्दुल खाली उतरला, अब्दुल वहां से नीचे उतरा, घरी आला, घर पे आया। अब्दुल येताच शनू उठली, जैसे ही अब्दुल आया शनू उठी, थाळीत चपाती आणि वांग्याची भाजी घेऊन तिने थाली अब्दुल समोर ठेवली। तो थाली में क्या क्या चीजें लेकर आई? वो चपाती और वांगी की भाजी, वांगी यानी बैंगन, वो अब्दुल के सामने लेकर आ गई। अब्दुल एखाद्या अपराधासारखा मान खाली घालून जेवू लागला। तो अब्दुल वापस से जब शन्नू के सामने आया तो उसे ऐसे लग रहा था जैसे मानो उसने कुछ अपराध कर दिया हो शन्नू के लिए, और वो अपना सर झुकाकर वहां बैठा खा रहा था। खाने की शुरुआत उसने कर दी। तू नहीं खाएगी? अब अब्दुल पूछ रहा है अपनी वाइफ को, शन्नू को, कि तू नहीं खाएगी क्या? नहीं, जी नहीं करता खाने को, जी नहीं चाहता खाने को, मतलब खाने का मन नहीं हो रहा है मेरा। अनवर जेवला? फिर वो अब्दुल फिर से पूछा कि अनवर ने खाना खा लिया? तो बोलती है जेवला, पण खिम्म्यासाठी हट्ट धरून बसला होता। तो बोले हाँ खा तो लिया, लेकिन वो खिम्मा खाने के लिए जिद कर रहा था। अब्दुलच्या हातातला घास हातातच राहिला। अब हाथातला घास, घास यानी कि कुआ, मॉर्सिल, वो उसके हाथ में ही रह गया। खाने का मन ही नहीं हो रहा था, इच्छा ही मर गई थी, जैसे खाने की एकाएकी जेवणावरची इच्छाच मरून गेली है ना, एकाएकी जैसे मानो खाने की इच्छा ही उसकी मर गई थी। तोंडात घास घोड़ू लागला, और जो मुंह में उसने मोर्सल ले रखा था वो मुंह में ही घूम रहा था, वो गिट नहीं पा रहा था। कितीदा सांगितलं हा धंदा सोडून दूसरा धंदा शुरू करा, पण तो अब सन्नू तो कहती जा रही है, कितनी बार बोला है कि ये धंदा छोड़कर दूसरा धंदा शुरू करो, लेकिन शन्नूचे पुढचे बोलणे अब्दुलने ऐकलेच नाही। लेकिन अभी शन्नू आगे जो बोली वो तो अब्दुल ने सुना ही नहीं। तो चटकन उठला, वो फटाफट उठा वहां से, हाथ धुवून अनवरच्या शेजारी येऊन पडला, हाथ धोकर एकदम अनवर के बाजू में जाके सो गया। शन्नूचे बोलणे त्यातला शब्द न शब्द त्याला पाठ होता, क्योंकि शन्नू जो बोल रही थी उसका एक एक वर्ड उसको एकदम याद हो गया था, क्योंकि कई समय से शन्नू जो है वो यही दोहरा रही थी, यही बात दोहरा रही थी। कितीदा तरी तेच ते बोलून झाले होते। क्यों क्यों उसे पता था वो क्या बोल रही है, क्योंकि कितनी बार ऐसा हो चुका था कि शन्नू ये सारी बातें उससे कर रही थी। नवीन धंदा, भांडवल नको, कुठून आणणार? अब वो बोलने लगा, कौन बोलने लगा? अब्दुल, कि नया धंधा करो, नया धंधा करो। अरे पैसा कहाँ से लाऊंगा, नया धंधा करो? भांडवल नको मतलब पैसा नहीं चाहिए, उसके लिए इन्वेस्टमेंट नहीं चाहिए, कुठून आणणार, कहाँ से लाएंगे वो पैसा? तो थोडासा जोराने पण शन्नूला ऐकायला जाईल अशा आवाजात बोलला। तो उसने थोड़ा सा जोर से बोला, लेकिन इतना जोर से बोला की शन्नू को सुनाई दे। पण भांडवलापेक्षाही त्याला अब्बाजान पासून चालत आलेला हा बांगड्याचा धंदा सोडवत नव्हता। लेकिन पैसा तो एक प्रॉब्लम था ही, पैसों के साथ साथ में जो दूसरी एक चीज थी अब्दुल के साथ में वो ये थी कि ये जो धंधा वो कर रहा था, बैंगल सेलर का जो वो काम कर रहा था, वो उसके पापा से उसको इनहेरिट हुआ है, ये काम, ये स्किल है ना, उसके पापा ने विरासत में उसको ये बिझनेस दिया था, और ये चीज वो छोड़ना नहीं चाहता था। नवरात्र संपले होते, त्यात धंधा चांगला झाला। अब नवरात्रि जो है खत्म होने आ गई थी, अब इस नवरात्रि में लेकिन धंधा अच्छा हो गया था। लोग आता दिवाळीच्या तयारीत लागले होते, और लोग जो है दिवाली के तैयारी में लग गए थे। रघु भैया ने दुकानाला रंग देण्याचे काम काढले होते, रघु भैया ने अपने दुकान में कलर्स करने का काम चालू कर दिया था। अब्दुल दुकानावर आला, अब अब्दुल आया रघु भैया की दुकान पर, त्याचा चेहरा उदास दिसत होता, उसका चेहरा एकदम उदास दिख रहा था अब्दुल का, क्यों पता नहीं। रघु भैया ने त्याला आवाज दिला, क्यों आज दुकान नहीं खोलता? तो रघु भैया ने उसको आवाज दी कि क्यों भाई उतना उदास क्यों बैठा है, आज दुकान क्यों नहीं खोल रहा है? नाही रघु भैया, हे तपोवनचा आता दाजी साहेबांच्या हाती राहिला नाही। अब वो तो बोल रहा है कि नहीं आज दुकान नहीं खोलूंगा, लेकिन अब वो तपोवन के बारे में उसका जो दिमाग है अभी भी वहीं चल रहा है, वो उसके बारे में बोल रहा है कि हे तपोवनच आता दाजी साहेबांच्या हाती राहिला नाही। पहले तो दाजी साहेब इस तपोवन का सारा देख रेख करते थे, लेकिन अब तो वो दाजी साहेब के हाथ में ही नहीं रहा तपोवन। हे कळलं तेव्हापासून मन नाही लागत धंधा करायला। तो जब से ये पता चला है कि दाजी साहेब के हाथ से ये तपोवन निकल गया है, तब से कुछ मन ही नहीं हो रहा है करने का काम। आता तपोवनाचं काय होईल रे रघु भैया, अब तपोवन का क्या होगा रघु भैया? तो देखो यहाँ पे ये जो सारी बातें हैं वो ऐसे पता चल रहा है अब्दुल का कि भले ही वो साल में 2 बार जाता था, लेकिन वो उस प्लेस से, वहां के लोगों से बहुत ज्यादा अटैच था।
तो अब जब वो प्लेस गवर्नमेंट के हाथ में आ गई है, अब जो जो लोग वहां रहते थे अब शायद नहीं रहेंगे, तो ये सोच सोच कर ही अब्दुल को बहुत दुख हो रहा था। केवड़ी मोटी वसाहत, कितनी बड़ी बस्ती थी वो, किती रोगी, कितने सारे रोगी थे वहां पे, लेप्रेसी पेशंट। आता त्यांची कशी काळजी घेतली जाईल रे, अब उन लोगों का कौन ध्यान रखेगा, कैसे ध्यान रखेगा। आणि आयुष्यांचं मोल देऊन तन मन धनानं फुलवलेली ती कर्मभूमी सोडण्याच्या कल्पनेने दाजी साहेबांना काय वाटलं असेल बरं। और वो दाजी साहेब के बारे में सोच रहे हैं कि जिनका लाइफ का जितना भी जो भी उन्होंने करना था तन मन धन से, पूरा का पूरा उन्होंने समय अपना जो कुछ भी उनके पास रिसोर्स था सब कुछ इस तपोवन को बनाने में लगा दिया था ना, फुल्लेली ती कर्म भूमि। तो उस तपोवन को जो इन्होंने इतना अच्छे से बनाया, वो जब उनको छोड़ना पड़ रहा है तो आज उनको कैसा लग रहा होगा। जब मुझे इतना दुख हो रहा है तो उनको कैसा लग रहा होगा। अब्दुल विलक्षण हलवा झाला, एकदम रोने जैसा हो गया, एकदम मन उसका खट्टा सा हो गया कि अब क्या होगा, कैसे होगा। देवळातल्या पहारेकऱ्याने 2 टोले दिले। अब जो मंदिर के जो वॉचमैन जो गार्ड्स होते हैं उन्होंने 2 बज गई रात का इसका इशारा किया। गाँव में पहले क्या होता था कि जब जो भी जितने भी बजते थे ना उतना वो लोग घंटा बजाते थे, 1 बजता है तो 1 घंटा, 2 बजता है तो 2 घंटा, ऐसा। तो वो ऐसा चीज हो रहा था वहां पे कि देवळातल्या पहारेकऱ्याने, देवळातल्या यानी मंदिर के, पहारेकऱ्याने यानी कि जो पहरेदार होते हैं वहां के, 2 से टोले दिले, जैसे रात के 2 बज गए हैं। शन्नू घोरत होती, अब रात के 2 बजे शन्नू जो है सोई हुई थी, और घोरत होती मतलब खर्राटे ले रही थी। अनवर गार्ड झोपला होता, अनवर भी एकदम गहरी नींद में सोया हुआ था। अब्दुल उठला अगदी हलकेच, तो इसी बीच अब्दुल उठा एकदम धीरे से बिना आवाज किए, ताकि ना शन्नू उठे ना उसका बेटा अनवर उठे। कोपऱ्यात बांगड्याच्या पेटीवर ठेवलेल्या पिशवीतील एक एक वस्तू बाहेर काढू लागला, और उधर कोने में, कोपऱ्यात यानी कोना, उस कोने में जो उसने चूड़ियों की पेटी रखी थी और पेटी के ऊपर जो एक थैली रखी थी, उस थैली में से वो एक एक चीजें बाहर निकालने लगा। अब ये थैली में क्या चीजें रखता था, वो गांव की लेडीज, तपोवन की लेडीज जो भी उसको कहती थी ना लाने के लिए, अगली बार आओगे तो ये चीज लेकर आना, कभी कांच बोलते थे, कभी कंगा, कभी तेल, कभी पाउडर, लिपस्टिक, ऐसी छोटी मोटी चीजें बोलते थे। तो वो सारी चीजें वो इस थैली के अंदर रखता था और लेके जाता था। तो वही पिशवीतील एक एक वस्तू बाहेर काढू लागला, एक एक चीज, सामान जो है उस थैली में से वो बाहर निकालने लग गया। उसमें क्या क्या सामान था, वो पाउडरचा डब्बा, रुमाल, रिबिन, पीना, सोनेरी बांगड्या, साध्या बांगड्या, नायलनच्या बांगड्या, है ना, ये सारी चीजें कहाँ थी, उस थैली के अंदर। क्या क्या चीजें थी, पाउडरचा डब्बा, रुमाल, रिबिन, पीना, सोनेरी बांगड्या, साध्या बांगड्या, नायलॉनच्या बांगड्या, है ना, ये सारी चीजें उस थैली में से निकली। संक्रांतीला हे सारे तपोवनात नेणार होता, और ये सारी चीजें वो संक्रांति के दिन तपोवन लेके जाने वाला था। तिथे चुडीवाला चुडीवाला म्हणून स्त्रिया मुलीबाळी धावत त्याच्याजवळ जमणार होत्या, और वहां पर जैसे ही वो पहुंचता था तो जितने भी लेडीज, वुमेन्स और बच्चियां थी वो सब के सब चूड़ीवाला बोल के उसके आजू बाजू में जमा हो जाती थी। काही काळ तरी सारे विसरून हसणार होत्या। एटलीस्ट वो लेडीज जो इतने दुखी थे, तकलीफ में थे, क्योंकि कुष्ठ रोगी के थे ना वो लोग, इतने तकलीफ में थे, तो जब चूड़ियां उनको पहनाता था अब्दुल तो वो कुछ समय तो थोड़ा सा खुश रहते थे। आणि त्यांचे हसू बघून अब्दुल मनोमन सुखावणार होता, और उनकी हंसी देखकर अब्दुल भी मन ही मन खुश होने वाला था, सुखी होने वाला था। पण आता सारे संपले होते, लेकिन अब सब कुछ खत्म हो गया था। स्वतःसाठी सारेच जगतात, पण दुसऱ्यासाठी जगण्यातला आनंद, त्या आनंदाचे सुख वर्षावतून फक्त 2दाच अब्दुल अनुभवायचा। अब खुद के लिए तो दुनिया जीती है, लेकिन दूसरों के लिए जो जिए उसका सुख तो कुछ अलग ही होता है। और ये सुख जो है अब्दुल पूरे साल में 2 बार जीता था, जब वो तपोवन जाता था। लेकिन अब पण आता ते ही मिळणार नव्हते, लेकिन अब तो उसको वो 2 दिन भी सुख के नहीं मिलेंगे। एवढ्या वस्त्राचा एकाएकी रंग उडून जावा तशी त्यांची जीवनेच्छा एकाकी उडून गेली। अब इतने, जैसे कोई मानो एक कलर, आपने कपड़ा धोया है कलर का और उसका रंग ही उड़ गया है, बिल्कुल उसी तरह से अब्दुल के चेहरे का जो वो उत्सुकता थी, जो कि भाई मैं जाऊंगा उन वुमेन्स के चेहरों पर खुशियां देखूंगा, वो जैसे मानो सारा रंग ही उसके जीवन का उड़ चुका था। जैसे मानो कोई कपड़ा एकदम फीका पड़ गया हो, उसका सारा रंग उड़ गया हो, तो एकाएकी उसकी जीने की इच्छा भी उड़ गई थी। त्या साऱ्या वस्तूंकडे बघता बघता अब्दुलचे डोळे पाण्यातले काटोकाट भरून आले। अब वो जो थैली में से निकाल के चीजें रख रहा था ना कि वो लेडीज लोगों को मुझे देना है, लेकिन वो सब चीजें जब वो निकाल रहा था तो देखते देखते अब्दुल की आंखों में आंसू आ गए, आंसुओं से उसकी आंखें भर चुकी थी।
त्या तपोवनाचा परिसर विरघळत होता और उसमें तपोवन का परिसर जो है मानो एकदम धुंधला सा होता जा रहा था, है ना। हळू हळू धीरे धीरे वो जैसे मानो डिसअपियर होने जाने वाला है। रात्र उतरणीला लागली होती और रात जो है खत्म होने आ रही थी। उतरणीला लागली होती यानी कि दिन की शुरुआत होने वाली थी अब कुछ ही समय में। कृति, खालील व्यक्तींच्या स्वभाव वैशिष्ट्यांची तुलना करा। तो अब्दुल और रघु भैया, इनका स्वभाव वैशिष्ट्य हमें बताना है। अब्दुल का है आपका मानव सेवेची आवड और रघु भैया का है धंदा सांभाळणे। अब्दुल का मोबदला न घेता समाज कार्य और धंदा तेजीत चालवणे रघु भैया का। और एक एक पॉइंट लिख सकते हो, अब्दुल का परोपकारी और रघु भैया का स्वतःच्या धंद्यावर लक्ष केंद्रित करणे। ठीक है। सेकंड, खालील विधानांमागील कारणे लिहा। रस्त्यानं कोणी भेटलं तर सांगू नका तपोवनात जातो म्हणून, कारण धंद्यावर त्याचा परिणाम होईल। आजचा दिवस म्हणजे त्यांच्यासाठी पर्वणीच, कारण अब्दुलला तपोवनात जाऊन सेवा करणे आवडत असे। 3, गुण विशेष लिहा। दाजी साहेब, अब दाजी साहेब क्या है, वृद्धाचा ताटपणा, उंच सडसडीत देहश्री, तेजपुंज चेहरा व गौरवर्ण, आवाजातला खणखणीतपणा आणि लास्ट बोलण्यातही ऐट। तो ये सारे के सारे वर्ड्स जो है आप टेक्स्ट में देख सकते हो, सेम वही वर्ड्स में। शन्नोची स्वभाव वैशिष्ट्य, तो शन्नो क्या है, संसारी है, नाराज है, चिडचिड है, धंद्यात बद्दल हवा असणारी और रघु भैया बद्दल आकस। खालील वाक्यातील अव्यय शोधा व त्यांचे प्रकार लिहा। अब्दुल जिल्हाधिकारी कचेरी जवळ आला, तो इसमें अव्यय है हमारा जवळ और ये हो जाता है शब्द योगी अव्यय, है ना, जवळ, क्योंकि ये कंपाउंड वर्ड हो रहा है ना, शब्द योगी अव्यय। फिर तो एक आनंदाचा आणि चैतन्याचा दिवस, अभी आनी आएगा इसके अंदर, और ये है हमारा उभयान्वयी अव्यय यानी कि कंजंक्शन, उभयान्वयी अव्यय। बापरे, केवड़ी मोटी वसाहत, अभी बापरे यहाँ पे जो है बापरे आएगा और ये है एक्सक्लेमेशन यानी कि केवल प्रयोगी अव्यय। रघु भैया ने चिट्ठी भरभर वाचली, कशी वाचली, भरभर वाचली, तो भरभर आपका अव्यय है और ये है क्रिया विशेषण अव्यय, है ना, कैसे की है वो क्रिया। विराम चिन्ह है, अरे पण चिट्ठी मराठीतून आहे, तो यहाँ पे विराम चिन्हों में आपका आएगा ये जो है दुहेरी अवतरण चिन्ह, है ना, क्या है, दुहेरी अवतरण चिन्ह, और ये कॉमा है, कॉमा को हम लिखेंगे स्वल्प विराम, और ये फुल स्टॉप है, फुल स्टॉप को हम लिखेंगे पूर्ण विराम। ठीक है। दूसरा है अंतर्जेवला, अंतर्जेवला में भी ओपन इन्वर्टेड क्लोज इन्वर्टेड है यानी कि दुहेरी अवतरण चिन्ह और प्रश्न चिन्ह। तो इसके साथ मैं आपका ये चैप्टर जो है खत्म करती हूँ एक्सप्लेनेशन। इसके जो क्वेश्चन आंसर्स है स्वमत जो है वो मैं अगले वीडियो में आपको एक्सप्लेन करूंगी। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे सिक्योर, थैंक यू।